हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अप्रैल मंथ की सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। इन लीगल अपडेट्स में हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ जो नए रूलिंग्स वगैरह आते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट केस से। केस का नाम है प्रेम राज वर्सेस पूनम्मा मेनन एंड अदर्स। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि इस केस में एनआई एक्ट के अंदर में एक केस फाइल हुआ था। एनआई एक्ट जो है बेसिकली चेक बाउंस के केसेस से जो है वो डील करता है और इसमें सेक्शन जो 138 है वो चेक बाउंस के रिगार्डिंग में केस से डील करता है। तो यहाँ पे डिसऑनर चेक के रिगार्डिंग एक केस हुआ और यहाँ पर कोर्ट ने एक्यूज़ को 1 साल के लिए सज़ा दी और साथ ही साथ उसके ऊपर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। लेकिन कोर्ट यहाँ पे ये देखना भूल गई कि यहाँ पर उस केस के रिगार्डिंग में सिविल कोर्ट में एक पहले से ही केस चल रहा था और सिविल कोर्ट ने वहाँ पर इस केस में ये कहा कि वो जो चेक है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया था। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्शन था उसको सेट असाइड कर दिया, कॉश कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर किसी भी केस में जो कि चेक बाउंस का केस है उसमें अगर ऑलरेडी सिविल कोर्ट में मामला चला और सिविल कोर्ट ने उसको ऑलरेडी जो है एक तरह से कह दिया है कि वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिर्फ दिया गया था, तो वहाँ पे उसके खिलाफ फिर क्रिमिनल मामला नहीं चल सकता। और अगर क्रिमिनल मामले में जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा जो है एक तरह से गलत है। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल केस में जो मामला चला था और उसमें जो सज़ा दी गई थी उस सज़ा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेट असाइड कर दिया और यहाँ पर एक्यूज़ को बाइज्जत बरी कर दिया। नेक्स्ट केस है हमारा अंजुम कादिर एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस को आप यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के नाम से भी याद कर सकते हैं, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता था ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो बच्चे हैं उनको मदरसा में आप रिलीजियस एजुकेशन देते हो और बाकी जो बच्चे हैं उनको आप अदर एजुकेशन में देते हो, अदर स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हो, तो वहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है और जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एजुकेशन सही नहीं मिलती है। और यहाँ पे स्टेट जो है वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना सकता जहाँ पे जो है बेसिकली एक रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि जो एक्ट है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से 17 लाख स्टूडेंट अफेक्ट हो रहे हैं और 10,000 जो है टीचर अफेक्ट हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोर्ट ने ये भी देखा कि ये किसी भी तरीके से रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करने की एक्ट बात नहीं करता। यहाँ पे बहुत सारे अदर एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया और अदर एजुकेशन जैसे कि NCERT के बुक्स वगैरह भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है मदरसा में। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। कोर्ट का ये कहना था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने गलत तरीके से जो है एक्ट को इंटरप्रेट किया है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट केस है हमारा कारी वर्सेस न्यूने त्यांग एंड अदर्स का केस। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक इलेक्शन में कारी जो है इलेक्शन जीत गए थे और जीतने के बाद उनके अगेंस्ट जो है वो न्यूने त्यांगा ने जो है केस कर दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है वो बहुत सारे जो लॉज हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसके बहुत सारे लॉज का वॉयलेशन किया क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन के टाइम में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन दी थी। कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है राइट टू प्राइवेसी तक, मतलब कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगोगे किसी के राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो। तो यहाँ पे जैसे कि जो कैंडिडेट थे जिनके अगेंस्ट केस किया गया था उन्होंने जैसे कि अपनी वाइफ के नाम पे जो गाड़ी थी रजिस्ट्रेशन उनका उन्होंने डिटेल नहीं दी थी, बहुत सारी अदर डिटेल उन्होंने यहाँ पे नहीं दी। तो कोर्ट का ये कहना था कि हर डिटेल जो है यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है जब आप नॉमिनेशन फाइल करें, जैसे कि आप जो है कौन सा शूज़ आपके पास कितनी है, क्लोथिंग्स कितनी हैं आपके पास, क्रॉकरीज कितनी हैं, ये सारी चीज़ें जो है इरेलीवेंट है और यहाँ पे इसका किसी भी तरीके से जो है वो पब्लिक ऑफिशियल कैंडिडेंसी जो है वो बेसिकली अगर हम वो इरेलीवेंट नहीं होगा इसके लिए यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे बात कहा कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कैंडिडेट का लाइफ स्टाइल है वो एक तरह से अमाउंट नहीं करेगा सब्सटेंशियल डिफेक्ट अगर वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉमिनेशन के टाइम में नहीं देता है। तो बेसिकली उसके राइट टू प्राइवेसी को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास
इम्पॉर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने 25 अप्रैल को अनाउंस किया है कि हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिसमें हम इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस को विद द IT सर्विस, और ये सुप्रीम कोर्ट अब लॉन्च करने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सर्विस के थ्रू हम जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होंगे जिनका केस चल रहा होगा और जितने भी उनके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं उनको हम जो है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कब जो है आपकी फाइलिंग हुई है, कब जो है काउज लिस्ट जो है उस केस की लग रही है, वो ऑर्डर और जजमेंट जो है आपका व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। बेसिकली ऑर्डर वगैरह की कॉपी आपको यहाँ पर जो है वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपकी जो है ऑर्डर जजमेंट की कॉपी जो है वो डाउनलोड कर दी गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नंबर भी निकाला है, नंबर है 8767687676। इस नंबर पे आप मैसेज करके कुछ भी डिटेल है आप मांग सकते हैं। ये बेसिकली एक तरह से वन साइड जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आप वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो वहाँ पे आपको रिटर्न में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट केस है माया गोपीनाथ वर्सेस अनूप SB का। इस केस में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली स्त्री धन से रिलेटेड मामला है। यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने जो है वो बहुत सारी जो वेडिंग की ज्वेलरी थी उसको यहाँ पे क्लेम करने से यहाँ पे मना कर दिया। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि जो वाइफ है उसके पास उसके रिगार्ड में जो है बिल्स वगैरह नहीं थे। तो अक्सर होता है कि जब शादी वगैरह होती है तो कोई इतना बिल को संभाल के नहीं रखता, किसी को नहीं पता होता कि आगे जाकर डिवोर्स होगा या कौन सारी बातें होगी। तो यहाँ पर जो है इस जजमेंट को फैमिली कोर्ट के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी सेम चीज़ कह दी थी यहाँ पे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रूफ है आपका कि जो स्त्री धन की प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के पास है, इसको प्रूफ करने के लिए प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो रूल है वो हम अप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर वाइफ ये प्रूफ कर देती है किसी भी एक हद तक कि हाँ उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसको एज ए स्त्री धन शादी के टाइम में मिली थी, तो वो सारी प्रॉपर्टी उसको यहाँ पे वापस करनी पड़ेगी हस्बैंड को। अगर हस्बैंड वापस नहीं करता है यहाँ पे तो वो माना जाए कि उसने मिस अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी किया है हस्बैंड का। तो यहाँ पे वाइफ की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हस्बैंड से मांगी गई, हस्बैंड ने नहीं दिया तो हस्बैंड के ऊपर 25 लाख का कंपनसेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लगाया और हस्बैंड को यहाँ पे ये पैसा अब वाइफ को देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मॉडिफाई किया फैमिली कोर्ट के जजमेंट को अपनी अपील में। आगे हम बात करें तो जो नेक्स्ट केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस बेसिकली EVM के जो एक मशीन होती है VVPAT, इससे रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की गई थी कि जितनी भी EVM लगाई जा रही है उसमें सब में VVPAT मशीन जो है लगाई जाए। VVPAT मशीन एक मशीन होती है जिसमें जब आप वोट करते हैं तो एक पेपर निकल के आता है, तो बेसिकली उससे ये प्रूफ होता है कि हाँ आपने जितना वोट मशीन के अंदर है उससे आप बाद में उसको उस पेपर से मैच कर सकते हैं। तो पेपर बैलेट सिस्टम को स्टार्ट करने की बात कही गई थी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और 100% VVPAT मशीन लगाने की बात कही गई थी, इसको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि जो सैम्बल लोडिंग यूनिट होता है, जो बेसिकली जिस मशीन के थ्रू आप जब क्लिक करते हैं तो वो जाके वहाँ पे एक लोड होता है कि हाँ कितने सैम्बल को कितने वोट मिले हैं, तो वो बेसिकली अगर हम की बात करें तो उसको सील्ड एंड सिक्योर्ड जो है कंटेनर उसका रखा जाएगा, उसके ऊपर साइन किया जाएगा बाय द कैंडिडेट या उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। उसको कम से कम 45 दिन तक EVM के साथ रखा जाएगा जब रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद। और यहाँ पे ये भी कहा कि कैंडिडेट और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेजेंट होंगे ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ बर्न्ड मेमोरी इन माइक्रो कंट्रोल्ड यूनिट। तो बेसिकली ये थोड़ी सी एक राहत भी यहाँ कह लें कि दी है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ऑथेंटिसिटी जो है EVM के जो रिजल्ट की, इससे यहाँ पे थोड़ी सी चेक की जा सकती है। सो बेसिकली ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। आई होप आपको ये सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट पसंद आई होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट पाने के लिए थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।